बागेश्वर बाबा की जो शक्तियाँ हैं वो रियल में हैं। उनके पास कण पिशाचनी की सिद्धि है जो कान पे आके बोलती है। जैसे मैं गया, इसका नाम पवन है। मंगल दोष का लोगों ने हवा बना दिया है कि यार मंगल दोष है, ये हो जाएगा। मंगल दोष मांगलिक हो तो विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मांगलिक हो तो करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मांगलिक हो तो संतान उत्पत्ति करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मौलवियों के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी प्रेमिका को मैं आपसे मिलवा दूंगा। बच्चा पैदा हुआ नहीं, अरे इसकी कुंडली में तो कालसर्प दोष है। देखो जी, ये तो ज्योतिषों के एक चोचले हैं, ठीक है। उनका पैसा कमाने का एक सिद्धांत है। पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नियम, और आप इतनी दान दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल सिंगर हैं, पवन गेरा। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ऊपर वालों का आशीर्वाद है। अच्छा। और ईश्वर की हमेशा कृपा जिसके ऊपर रहती है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तरक्की करता रहता है। ओके, तो अभी जीवन में क्या कर रहे हैं आप? करंट सिनेरियो क्या है? करंट में तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, स्पिरिचुअल सिंगर हूँ। जर्नी बहुत लंबी है और इसके पीछे बहुत ही 10-12 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है उस जर्नी के पीछे। और अभी करंट में अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई प्रेडिक्शंस मैं देखता हूँ, लोगों की कुंडलियाँ मैं देखता हूँ। कई पे जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइफ में, चाहे वो मैरिज है, संतान प्राप्ति में है, या जो भी घर में उनकी कंडीशन, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सबको मैं देखता हूँ। मेरे को थोड़ा सा ना बैकग्राउंड जानना है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? डायरेक्ट तो आपने चूज़ नहीं किया होगा फील्ड। बिल्कुल, जर्नी मेरी रही है मैनपुरी से। मैं रहने वाला मैनपुरी का हूँ और वहीं से मेरी स्कूलिंग रही है और +2 तक मैंने वहीं पढ़ाई करी है। 10th मेरा जो रहा है वो सरस्वती विद्या मंदिर में रहा है। घर के पास में ही था, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मेरा स्कूल था। उसके बाद +2 मैंने करी है, वो भी मैंने सनातन धर्म इंटर कॉलेज से करी है। उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना कि एक चस्का लग जाना इंजीनियरिंग का। उस समय इंजीनियरिंग चल रही थी, बीटेक आईटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो आसपास के पड़ोस में सारे लोग वही बीटेक आईटी, बीटेक सीएस करते थे। तो कोई मोटिव नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट कह रहे थे कि वो दोस्त ने ये किया तो मैं कैसे पीछे रह पाऊँ। तो फिर वहाँ से मैंने एग्ज़ाम देने शुरू करे। पीटीयू का, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए, फिर यूपी टेक के मैंने एग्ज़ाम दिए। तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मेरी अच्छी रैंक आ गई। फिर वहाँ पे मैं काउंसलिंग पे गया। काउंसलिंग के बाद मैंने वहाँ पे बीटेक आईटी चूज़ किया। उसके बाद मेरी जर्नी 4 साल इंजीनियरिंग की। वहाँ पे हमने जाना कैसे घर से दूर रहते हैं, कैसे अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप खुद ही हैं, कैसे अपने डॉक्टर भी हम खुद ही हैं। तो जब आप अकेले रहते हो लाइफ में बहुत कुछ जान सकते हो आपके बारे में। फैमिली के साथ रहने पे मैंने ये नहीं कहता कि फैमिली के साथ मत रहो, बट क्या है कि लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ पल आपको अकेले भी बिताने पड़ते हैं। तो 4 साल का जो अनुभव रहा, अपने आप ही सारी चीज़ें मैंने खुद करी। फिर उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ 1 साल मैंने जॉब करी वहाँ पे। 1 साल के बाद जब मैं देखा कि यार चंडीगढ़ में स्कोप कम है, तो फिर मैं दिल्ली एनसीआर आया। यहाँ पे आपको पता है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं और डेवलपमेंट की कंपनियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे, मीडिया इंस्टीट्यूट बहुत हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं दिल्ली एनसीआर मैंने मूव किया। तब से 10 सालों तक मैं दिल्ली में ही हूँ और अभी भी दिल्ली में ही हूँ और आने वाले टाइम में भी दिल्ली में ही रहूँगा। तो आपने फिर से सिद्ध कर दिया कि एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, एक इंजीनियर सब पे भारी पड़ सकता है। हाँ, एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप जॉब के बाद यहाँ तक कैसे पहुँचे? उसके बीच में कुछ किया है फिर? उसके बीच में ये है कि देखो, जॉब तो क्या होती है कि 10 से 6 का एक रूटीन होता है। लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे हैं आपके पास और आप एक ही काम कर सकते हो और कोई काम आप नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। लेकिन टाइम आपको बनाना पड़ता है। टाइम तो मुझे पता है 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास 24 घंटे ही है। बस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको पता है। तो 10 से 6 की जॉब करना, फिर आपकी क्या होता है कि रुचि जो होती है आपकी, जो एक जिस फील्ड में आप एक रुचि होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी मेरी फील्ड की रुचि है, आध्यात्मिक मैं सिंगिंग करता हूँ वो भी मेरी रुचि है। तो वो आपके ब्लड में होती है। ब्लड से आपको कोई निकाल नहीं सकता।
तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। बुक्स पढ़ने के बाद मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट देखे। तो भारतीय विद्यापीठ भवन है यहाँ पे मंडी हाउस में, तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया और बहुत मज़ा आया। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। एस्ट्रोलॉजी में जब तक आपकी सोच है तब तक एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि यहीं पे मैं ख़त्म हो जाऊंगी, नहीं। जितना आप गहन उसकी रुचि रखेंगे, जितनी आप गहन उसकी पुस्तक को आप पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी उतनी बरकरार रहती है। तो अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का बहुत बड़ा माना जाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके करियर की सफलता के लिए मतलब मुख्य कारक होते हैं? ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, बट जो 2 मेन ग्रह हैं, ठीक है, वो है राहु और दूसरा है मंगल, ठीक है। राहु एक मायावी ग्रह है, ठीक है, और सबकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होता है। 18 साल की उसकी दशा होगी। उस 18 साल की दशा में वो बहुत कुछ करके निकल जाएगा। अच्छा। कहते हैं ना कि एक मुखौटा हमने पहन लिया, ठीक है, उस मुखौटे के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मंगल जो है वो साहस और ऊर्जा से भरा ग्रह है। अगर मंगल आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं भी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह पे आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो डरपोक बन के रहेंगे। तो मंगल का होना बहुत ज़रूरी है, और मंगल का किस दशा में होना ज़रूरी है वो भी बहुत है ज़रूरी है। सपोज दैट हम बात करें कि मंगल आपके लग्न स्थान पे है, पहले भाव में है, तो आप ये मान के चलना कि मंगल एक आपकी डायनामिक पर्सनैलिटी होगी। डायनामिक पर्सनैलिटी ये होगी, मतलब आप किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या किसी भी आप फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी खुद की ऑन जॉब हो, तो वहाँ पे एक आपकी पर्सनैलिटी अलग से दिखेगी, आपका निखार ही अलग से होगा। उस निखार में आप समझ जाएंगे कि उनका मंगल बहुत ऊर्जावान है, साहस से भरा है। राहु उसके अपोजिट काम करता है। राहु, मैं ये नहीं कहता राहु खराब होता है, राहु बहुत अच्छा भी होता है। राहु इतने इतने मुकाम दे देता है इंसान को कि आप सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ आदमी बदल गया। आप सोचते हैं जैसे कल किसी ने लॉटरी लगाई और परसों करोड़पति बन गया, राहु कराता है। राहु ही ये सारे काम कराता है। आज आप रिक्शे से चलते हो, कल आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये राहु ही काम करा देगा। राहु अगर जिसका अच्छा होगा ना, वो हमेशा जमीन से आसमान की सैर कर जाएगा, और राहु जिसका खराब होगा वो आसमान से जमीन की सैर पे चला जाएगा। शुक्र की महादशा चल रही है या गुरु की महादशा चल रही है। शुक्र होता है लग्जरी, ठीक है, आपको सारे ऐशो आराम कराएगा, सारी चीज़ों से आपको विलास कराएगा, और मतलब जो भी आपने लाइफ में चीज़ें मांगी वो सारी आपको शुक्र की दशा में ही मिलेंगी आपको, ठीक है। और करियर में अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है और उस समय आप जॉब देख रहे हैं, तो सबसे सफल दशा होती है शुक्र की। अच्छा। और इस दशा में आप ये मान के चलो कि आपके सारे ऐश्वर्य, जो भी आपने चीज़ें मांगी हैं, जो भी आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और रही बात गुरु की दशा 16 साल की दशा होती है। इस दशा में भी आपको बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है, बहुत ही सम्मान मिलता है, और प्रचुर मात्रा में सम्मान मिलता है, जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। कहते हैं कि हमने बहुत काम किया लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही, बट कामयाबी मिलती है गुरु की दशा में। गुरु जैसे ही आपका शुरू होगा ना, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह विराजमान है, सपोज 9वें हाउस में विराजमान है, 11वें हाउस में विराजमान है, तो ये मान के चलो कि आपकी प्रसिद्धि को कोई रोक नहीं सकता। बड़े से बड़े आपके साथ उठने बैठने वाले नेता, राजनेता, बड़े से बड़े जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब आपके साथ आपका उठना बैठना होगा और आपकी प्रसिद्धि अलग होगी। क्या कुंडली के मिलान से रिश्ता सही चलेगा, ऐसा कोई श्योरिटी है? बिल्कुल सही चलेगा। आज की जनरेशन आप देख रहे हैं कि डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, रीजन है। कोई तो रीजन आपने सुना होगा कि डाइवोर्स की कितनी रेशियो बढ़ता जा रहा है। मैं अगर बात करूं 10 में से 5 के डाइवोर्स हैं, 5 अपना चला रहे हैं, जैसे कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी नाखुश हैं अपनी लाइफ से। तो हम क्या करते हैं कि प्यार तो कर लेते हैं, वो प्यार क्या है, मुखौटा है। अच्छा।
प्यार है मखौटा, उस मखौटे के पीछे आप पहले उसकी आंतरिक चीज़ें तो पहले देखो। अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो या किसी लड़के से प्यार कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता प्यार करना बुरा है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है। प्यार नहीं करोगे तो कैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, कैसे नए लोग पैदा होंगे, ठीक है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। बट प्यार करने के पीछे पहले ये भी तो देखो कि उसकी कुंडली का मिलान होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप एक घर में एक छत पे, अभी तो आप प्यार करते हो, आपने फ़ोन पे बात करी आधा घंटा, उसके बाद आपने फिर कहीं मॉल पे मिले, किसी मार्केट प्लेस पे मिले आधा एक घंटा। जब आप एक छत पे एक घर पे 24 घंटे 365 दिन एक ही घर पे रहोगे, तो क्या कुंडली के नक्षत्र उस समय मिलेंगे नहीं? क्या उस समय कुंडली के नक्षत्र एक दूसरे पे वार प्रतिवार नहीं करेंगे? तो वहाँ पे होते हैं ग्रह मैत्री दशाएं। ग्रह मैत्री आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रबल होगी, उतना रिश्ते का प्यार, उतना रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। लोग यही प्रॉब्लम कर जाते हैं कि हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक अच्छे गुरु से अपनी कुंडली नहीं मिलाते। प्यार कर जाते हैं कि शादी की डेट फिक्स कर दो जी, इस समय ये नक्षत्र चल रहा है, हमने शादी कर ली। बट आप कुंडली मैच करो। कई बार क्या होता है, कुंडली मैच कराने में कुछ प्रॉब्लम आती है, बट उसका निवारण भी है। उन निवारणों में हमारी पूजा है, आप पूजा करा के अपना निवारण कर सकते हो। कई ऐसे धार्मिक प्लेस हैं जहाँ पे आप जाके, धार्मिक प्लेस में जाके आप उसकी पूजा के थ्रू अपना जो भी आपकी ग्रह दोष है वो कम करा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कुंडली का ग्रह मैत्री होना। आपकी ग्रह मैत्री में 5 पॉइंट्स होते हैं। उन 5 पॉइंट्स में अगर आपकी ग्रह मैत्री 5 में से 5 मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप जो सोच रहे हो तो आपका लाइफ पार्टनर पहले उस चीज़ को सोच लेगा। ठीक है, ग्रह मैत्री ये होती है कि अगर आपने जाना है कि मुझे सामने इस पार्टी में शाम को 6 बजे जाना है, तो आपका पार्टनर भी बोलेगा नहीं नहीं 6 बजे ही चलेंगे। अब आप 6 बजे बोल रहे हो, पार्टनर बोल रहा है कि मैं 8:30 बजे जाऊंगी, तो क्या आप अलग अलग जाओगे? आप तो पति पत्नी हो ना, अलग अलग तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपका 7 जन्मों का प्यार है। समाज क्या कहेगा? अगर आप साथ में नहीं रहोगे तो समाज क्या बोलेगा कि ये तो अजीब खेल चल रहा है, शादी हो गई लेकिन वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इसलिए ग्रह मैत्री होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कामयाबी नहीं है। अच्छा, तो आपने बताया कि एक दूसरे का इम्पैक्ट ग्रह का एक दूसरे पे वार प्रतिवार होता है। तो अगर किसी घर में किसी एक इंसान के ग्रह सही नहीं है तो उसका दूसरे फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? मेंबर्स पे, दूसरे मेंबर्स पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका, क्योंकि देखो मेरी कुंडली मेरी है, ठीक है, और मेरे पार्टनर की कुंडली उसकी है। मेरे बच्चों की कुंडली अलग होगी, उनकी टाइम अलग होगा, उनकी ग्रह दशा अलग होगी। अगर आपकी कुंडली में नौकरी का दोष नहीं है, नौकरी का दोष नहीं है, नौकरी का योग, सॉरी, हाँ मैं वही दोष बोल रहा अगर आपकी कुंडली में नौकरी का योग नहीं है, हाँ, तो उसका कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। देखो दुर्गा सप्तशती के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, अच्छा, ठीक है, और जो सच्चे मन से इसकी पूजा पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती में 13 श्लोक है। और अगर मैं बात करूं सही मायने में, अगर इसकी पूजा पाठ की विधि के बारे में, अगर सही तरीके से इसकी पूजा की जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। ओके, ठीक है। बट आज की जनरेशन के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा 2 से 3 घंटा निकालना। बट उसके लिए भी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं कि आप ऐसा करो कि रोज़ आप संकल्प ले लो कि 7 दिन में मैं इस पुस्तक को ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो मैं रोज डेली 2-2 पाठ को करता जाऊँ, ठीक है, और 2-2 पाठ के बाद संकल्प लूँ कि और देखो दुर्गा माँ में बहुत ही एक ऊर्जा है। अगर आप रोज डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, चाहे वो सुबह करो चाहे वो शाम को करो, और मैं ये मानता हूँ कि रात में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में सब एकांत होती हैं चीज़ें, आपका मन लगता है। और आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करोगे ना, तो आप याद आना 40 दिन अगर आपने डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, एक दिन भी अगर आपने नागा नहीं किया ना, तो ये आप लिख लो, मेरी बात को गांठ बांध लो कि आपके 41वें दिन आपकी जॉब लग जाएगी, या कोई इंटरव्यू से कॉल आएगा कि आप ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, या आप कि घर बैठे कोई भी फ्रीलांस आपकी जॉब जो भी आप चाहते हो, जिस तरीके की आपने जॉब सोची है या समझी है, वो सारी चीज़ें आपको कामयाबी मिलेगी। और मैंने इसको अनुभव किया है, मैंने बहुत पास से अनुभव किया है। मैं आज से पाठ नहीं कर रहा, मैं करीब 4 साल से इसका पाठ कर रहा हूँ,
और जब भी मुझे टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि मुझे टाइम 15 दिन में मिलता है, हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन मैं इसका पाठ करता हूँ। 9-10 बजे के बाद जैसे ही मैं आता हूँ, प्रॉपर नहा धो के वस्त्र धारण करके, और दुर्गा माँ की जो सामने हमारी छोटी सी प्रतिमा है उस पर फूल माला अर्पित करके, घी का दीपक जला के आधा 1 घंटा जो मैं पूजा करता हूँ, वो आपको गहन मुद्रा में ले जाती है। आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि आप क्या हो और आप क्या करने के लिए पैदा हुए। मंगल दोष क्या होता है और मंगल दोष का कुंडली में होने से क्या इम्पैक्ट होता है और उसका निवारण क्या है? मंगल दोष आज के टाइम में आपने सुना होगा कि मंगल दोष का लोगों ने हवा बना दिया है कि यार मंगल दोष है, ये हो जाएगा। मंगल दोष, मांगलिक हो तो विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मांगलिक हो तो करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मांगलिक हो तो संतान उत्पत्ति करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने हवा बना दिया है। जो मांगलिक होता है ना, वो इतना ज़्यादा डायनामिक पर्सनालिटी होता है ना, नॉन मांगलिक बंदा उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। मांगलिक बंदे की आदत ये मान के चलो कि भीड़ में भी उसकी अलग पर्सनालिटी दिखेगी, और वो अलग से दिखेगा कि यार इसके अंदर डायनामिक ऊर्जा है। डायनामिक ऊर्जा का आप अगर अर्थ समझते होगे, डायनामिक ऊर्जा वो होती है कि आप हर काम में निपुण होते हो। कहीं आप डरते नहीं हो, कहीं आप घबराते नहीं हो, बेझिझक आप किसी भी जगह कूद पड़ते हो। ऐसे नहीं कि ऐसे कूद जाना, सोच समझ के थोड़ा बहुत आदमी कूदता है। ये नहीं कि मैं तुरंत जंप मार के, लड़ाई हो रही है मैं कूद गया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है। ठीक है, लड़ाई में कूदने से पहले भी वो पहले दोनों पक्षों का पहले समझ लेता है कि भैया दोनों के पक्ष हैं क्या, वो कौन से मजबूत है दोनों के पक्ष, फिर सोच समझ के प्लान करता है, तब वो कूदता है। और मांगलिक दोष में क्या होता है कि विवाह तो थोड़ा लेट होता है, विलम्ब होता है विवाह में, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो, आज की जो जनरेशन है वो 30 साल के बाद ही विवाह कर रही है। पहले की जनरेशन, अगर हमारे पिताजी, हमारी माताजी, आपके भी पिताजी, आपके माताजी की जनरेशन होगी तो 18-19 साल 17 साल में उनका विवाह संपन्न हो जाता था। बट आज की जनरेशन क्या हो गई, 30 साल के बाद विवाह करने का रीज़न है कि भाई 24-25 साल तक तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, 25-26 के बाद उसने जॉब पे लगा, वो जॉब पे लगने के बाद उसे 3-4 साल तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना यार। अगर उसकी शादी होनी है तो कुछ तो पैसे वो जमाएगा अपने घर खर्चे चलाने के लिए, अपनी कुछ शादी के लिए। तो उम्र कितनी हो गई, 29-30। अब 29-30 के बाद उसने जीवन साथी खोजना शुरू किया। जब जीवन साथी उसने खोजना शुरू किया तो जीवन साथी कहाँ खोजेगा, या तो आपके परिवार में कोई होगा, या आप ऑनलाइन ऐप पे जाओगे, जीवन साथी शादी.com, इस पे जाओगे। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कल आपने प्रोफाइल भी या परसों शादी हो गई, ऐसा भी नहीं है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाता है। और आज की जो जनरेशन की ना एक्सपेक्टेशन जो हो गई है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई कि मैं तो हूँ आम इंसान हूँ, सामने वाली मुझे चाहिए कैटरीना कैफ, ठीक है, सामने वाली मुझे चाहिए दीपिका पादुकोण। ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने आप को भी तो देखो ना आप, कि आप हो कौन, करते क्या हो। आप जैसे हो वैसे ही तो आपका एक्सपेक्टेशन होगी ना, मेरा जीवन साथी ही होगा। तो उसकी उम्र देखते देखते आपकी उम्र हो गई 32-33, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप फिर चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास। उसने आपको बोला कि जी आपकी कुंडली में तो बहुत मांगलिक दोष है, और आपकी कुंडली, आपकी ग्रह दशा इतनी खराब हो गई है कि आपका तो विवाह हो ही नहीं सकता। अच्छा। और विवाह होगा तो बहुत लेट होगा। तो आदमी तो वैसे ही आधा, भैया उसने बोला यार मैं तो पंडित जी के पास गया था, उन्होंने तो पहले ही डरा दिया कि तुम्हारा विवाह लेट होगा या विवाह होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखो, पहले अपनी सोच पे आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। विवाह सबका होता है, सबकी लाइफ में एक अर्धांगिनी लिखी है, सबकी लाइफ में एक आदमी लिखा है, वो ऊपर से तय है। इसमें कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी गुरु कुछ नहीं कर सकता। जो तय है वो तय समय पे ही मिलेगा। थोड़ा लेट होता है, मैं मानता हूँ, किसी का 2-3 साल पहले हो गया, किसी का 2-3 साल बाद में हो गया। बट इसके मैं ये नहीं मानता कि मांगलिक दोष खराब है। मांगलिक दोष होना बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हो, लाइफ में बहुत मुकाम हासिल कर जाते हो, जो नॉन मांगलिक पर्सन भी हासिल नहीं कर सकता। अब रही बात जो आपने पूछा कि इसके दोष अगर है तो इसके उपाय क्या हैं। बिल्कुल उपाय हैं इसके। सभी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने का भी एक नियमित टाइम होता है और एक सही
टाइम से उसकी पूजा की जाती है। आप गए, आपने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा के आप आ गए। मैं आपको किसी पार्टी में बुलाऊं और आपको किसी पार्टी में इनवाइट करूं और आपको चाय पी के भेज दूं, चाय पी के भेज दूं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, आप भगवान के दरबार में गए हो, शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया, तो शिवलिंग पे कई चीज़ें होती हैं चढ़ाने के लिए। दूध होता है, शहद होती है, हल्दी है, चंदन है, फूल है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं चढ़ाओगे तो भगवान भी आपकी क्या सुनेगा? ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कल से चढ़ाना शुरू कर दिया और परसों से भगवान ने बोला हाँ जी आप किसी बड़े कंपनी के आप एमडी बन जाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ। ऐसा नहीं होता। एक नियमित पूजा होती है, 40 दिन की अवधि होती है। उस 40 दिन की अवधि में आप नियमित काम करोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दूध भी रोज़ आप शिवलिंग पे चढ़ाओ, क्योंकि दूध भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ठीक है, आज की जनरेशन उसको मीडियम क्लास भी अफोर्ड नहीं कर रहा। बट देखो, फूल माला अर्पित करो, ठीक है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन आप दूध चढ़ाइए शिवलिंग पे, शहद का लेप कीजिए शिवलिंग पे, फूल माला तो आप रोज ही अर्पित करो। और 15 मिनट ना आप अच्छे से सारे अपने मोबाइल फ़ोन जो भी आपकी, जो उसको एकांत साइलेंट करके 15 मिनट आप शिवलिंग के सामने जो आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप ये 40 दिन का काम कर रहे हो, उस चीज़ को सामने बोलो। अच्छा। मेरी अगर विवाह में प्रॉब्लम हो रही है तो विवाह के बारे में बोलो कि मेरा ये काम, भगवान ये काम मेरा जल्दी से जल्दी बना दो, जिससे मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं और आपकी जीवन भर आपकी मैं आराधना करता रहूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ मंत्रों का जाप है। ठीक है, उन मंत्रों का जाप करके आप देखो, मंत्रों का जाप किसी पंडित से आप कराओगे तो किसके ऊपर लगेंगे? वो जाप तो उसी के ऊपर लग रहे हैं ना। खुद अगर आप स्वयं ही मंत्रों का जाप करोगे तो उससे आपको ही शांति मिलेगी ना। जो आपके दोष हैं उन्हीं का तो निवारण होगा ना, वही तो दोष कटेंगे आपके। ठीक है, कुछ मंत्रों का जाप है, उस मंत्रों के जाप से आप अपने आप को बहुत कुछ बदल सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि आप गरीब जो भी कन्याएं हैं, सोमवार को आप बाहर जब मंदिर से बाहर निकलते हो तो गरीब कन्याओं को, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके मन हो, गरीब कन्याओं को दूध की थैली हो गई या जो भी आपकी श्रद्धा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप यही चीज़ दो, जो भी आपका मन करता हो उनको आप दान दक्षिणा के तौर पे दो। पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में क्या, जितने महाराजा होते थे, जितने भी अपना एक महल चलाते थे, सबके अपने एक योग गुरु होते थे, एक संत होते थे। ठीक है, जो आपके राजगुरु होते थे वो क्या करते थे? राजगुरु का काम कैसे चलता था कि जो राजा उनको दान दक्षिणा के तौर पर दे देते थे, वही उनके लिए होता था। तो दान दक्षिणा अच्छी बात है ना, आप दे रहे हो किसी को तो उससे किसका भला हो रहा है? भला तो आपका हो रहा है ना। ठीक है, बट आज की जनरेशन ये कहती है कि यार ऑनलाइन पूजा कर लो, ऑनलाइन मंत्रों का जाप कर लो, ऑनलाइन सारे काम कर लो। अरे भाई, ऑनलाइन ही काम कर लोगे तो ऑनलाइन ही बच्चे पैदा करोगे क्या? सृष्टि ने कुछ बनाया है सोच के, एक नारी को, एक नर को सोच समझ के तो बनाया ना। तो आप अपनी पूजा पाठ से बहुत कुछ चीज़ें बदल सकते हो। इतना कुछ बदल सकते हो कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी बाधाएं आने वाली हैं या जो बाधाएं चल रही हैं, उन बाधाओं से आप छुटकारा पा सकते हो। तो दूसरा एक ये होता है कि जैसे युवाओं में एक बहुत क्रेज होता है कि आजकल वशीकरण, तो किसी प्रेमिका या प्रेम को पाया जा सकता है आपको इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या कुछ पाठ पूजा के माध्यम से? देखो भाई, ये तो बेवकूफ़ हरकत है जो युवाओं में वशीकरण चल रहा है। अंधा प्यार लेके कहाँ डूबा। ठीक है ना, आजकल के युवा अंधा प्यार में बिल्कुल डीपली जा चुके हैं। अरे भाई, ये बात बताओ, आप किसी से प्यार करते हो, वो आपसे प्यार नहीं करना चाहती, या वो आपका फ़ोन नहीं उठाना चाहती, या वो आपसे मिलना नहीं चाहती, ठीक है ना, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? भाई, आपको जब वो पसंद ही नहीं कर रही है और आप उसके पीछे भागे पड़े हो कि भाई मुझे पसंद कर, मुझे पसंद कर, और उसके बाद जो युवा होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ऐसे मौलवियों के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी प्रेमिका को मैं आपसे मिलवा दूंगा। 24 घंटे में कि आपने अभी कुछ उपाय कर दूंगा और अगले 24 घंटे वो आपकी बाहों में आ जाएगी। अरे मूर्खों,
ये बताओ अगर ऐसे होने लगा, ये बहुत ये लोगों का ना माइंड खराब कर दिया लोगों ने। देखो शादी पहले से लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है। आप जब सृष्टि में पैदा हुए हो ना, तब से आपकी शादी फिक्स हो गई कि आपकी शादी फिलाने साल इतने वर्ष में इस लड़की के साथ होगी। अब आप देखते नहीं हो क्या, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी शादी कलकत्ता में किसी लड़की से फिक्स हो गई, होता है, हो गई ना। कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है वो, हो गई ना। तो ये शादी पहले से फिक्स है। हाँ, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी लड़की घर बैठे घर में आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपकी जो पुरानी, आपको चीज़ों में बदलाव चाहिए, आपकी जीवन शैली में बदलाव चाहिए, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ग्रह दशाओं में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे जो इंसान कर्जे में डूबा हो या जिसकी उधारी चली गई हो, जिसके पैसे वापस नहीं आ रहे हो, उसके लिए कोई समाधान है? समाधान बिल्कुल है, उसका भी समाधान है। कर्जा राहु कराता है। अच्छा। और उसकी दशा जो मैंने बताई 18 साल की होती है। किसी का राहु अच्छा भी होता है, किसी का राहु बहुत बुरा भी होता है। राहु जो है वो ऐसी आदत डालता है जैसे आप जुआ खेलना, अच्छा, लॉटरी में नंबर लगाना, ठीक है, लड़कियों के पीछे भागना, ठीक है, और भी बुरे विचार, शराब का सेवन करना, ठीक है, मांस मदिरा जो आपकी ये नॉनवेज का सेवन करना, ये सारे सेवन करना, ये राहु की दशा में ही होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यार इंसान तो पहले बढ़िया था यार ये, और 3 महीने में पता नहीं क्या हो गया, ये तो शराब के नशे में चला गया और लड़कीबाजी में चला गया। इंसान तो बहुत अच्छा है वो, उसके ग्रह नक्षत्र है ना जो, वो काम खराब कर रहे हैं। अच्छा। अब उस कर्जे से उपाय के लिए क्या है, आपने सुना है कि आप एक भैरव बाबा मंदिर है, हाँ, किलकारी महादेव मंदिर, पांडव कालीन मंदिर है ये। कहाँ पे? ये प्रगति मैदान में है। अच्छा, हाँ। ठीक है, ये जो मंदिर है 5500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। 5500 साल पुराना मंदिर। और यहाँ पे जो प्रतिमा है ना भैरव बाबा की, वो स्वयं ही सिद्ध की हुई है, मतलब जमीन से ही निकली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पांडव कालीन मंदिर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जब पांडवों ने यहाँ पे भीम ने यहाँ पे जब यहाँ पे रहे थे वो, तो अब यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने कुछ यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे। ठीक है ना, तो उस अनुष्ठान के लिए जब उन्होंने किए तो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ घटित होता रहता था, या कोई भी, तो यहाँ पे भैरव बाबा कोतवाल के रूप में मेन गेट पे विराजमान है। ठीक है, रक्षा करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उनको मदिरा चढ़ाई जाती है, मदिरा शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, और पूरे भारत में 2 ही मंदिर हैं जहाँ पे भैरव बाबा मदिरा चढ़ाई जाती है। एक है आपका उज्जैन में, ठीक है, और एक है आपका दिल्ली में। ठीक है, किलकारी महादेव मंदिर, पांडव कालीन मंदिर है, 5500 साल पुराना, प्रगति मैदान में। यहाँ पे आपके ऊपर जो कर्जे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे अगर आप 11 शनिवार भैरव बाबा मंदिर के अगर आप जाओ, जो भैरव देवता है ना वो शिव जी के ही रूप है, उनके उग्र रूप है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि मदिरा का बहुत ही लोग आते हैं, मदिरा की बोतल चढ़ाते हैं वहाँ पे प्रसाद के रूप में, गलत नहीं है, प्रसाद के रूप में। लेकिन आसपास अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा, वो बैन है, वो बैन है साहब। अच्छा। आप शराब लेके आ सकते हो, यहाँ पे ठेका नहीं बना सकते। शराब लेके आओ, प्रसाद के रूप में चढ़ाओ। उस प्रसाद के लिए बाहर लाइन लगती है, सब लोग अपनी छोटी छोटी गिलास लेके या बोतल लेके खड़े होते हैं, और छोटे छोटे 2-2 जो भी आपने देना है जिसको प्रसाद के रूप में, वो सब लेते हैं और पीते हैं। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, पीने वाले भी खड़े होते हैं और देने वाले भी खड़े होते हैं। अच्छा। 11 शनिवार आप वहाँ जाओ, सच्ची श्रद्धा से आप वहाँ पे पूजा पाठ करो। ठीक है, इमरती का भोग लगाओ। भैरव बाबा को इमरती का भोग बहुत पसंद है, पान, इमरती, ठीक है, और शराब। अच्छी श्रद्धा से आप जाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो भी आपको कर्जा है ना वो भी खत्म जल्दी हो जाएगा। और दूसरा, जैसे आपने बोला संतान प्राप्ति के लिए ऐसा कोई निवारण है?
संतान प्राप्ति का भी निवारण है। और आज के टाइम में आप दो चीज़ें ज़्यादा देख रहे होगे, या तो विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा, और तीसरी चीज़ क्या है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही। हाँ। रीज़न, हम विवाह कर रहे हैं 34 साल की उम्र में, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही। डॉक्टर अलग बिल चला रहे हैं, 2-3-4 लाख रुपए उन्होंने वसूल लिया आपसे। उसके बाद एक नया, आपने मार्केट में एक नया नाम सुना होगा, आईवीएफ के थ्रू आप संतान उत्पत्ति कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई, आपने उस पर भी बहुत पैसा लगा दिया। ठीक है, 2-3-4 लाख रुपए का ये ट्रीटमेंट है, उस पर भी आपने लगा दिया। उसके बाद बोला उन्होंने सैरोगेसी करवा लो। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन होता सैरोगेसी का। ठीक है, और उस पे भी ये बहुत कम लोग करते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। ठीक है ना, ये हर कोई इस चीज़ को इंडिया के अंदर नहीं तवज्जो नहीं देता। जो बड़े बड़े रईस घराने हैं वो तवज्जो देते हैं कि वो कई, अगर आपने एक और चीज़ सुनी कि मैंने तो बहुत शौक हो गया इस चीज़ को सुन के, कि हाई सोसाइटी की जो वुमेन है, ठीक है ना, वो प्रेगनेंसी का दर्द बर्दाश्त ना करना पड़े। ठीक है ना, प्रेगनेंसी का जो दर्द बर्दाश्त उन्हें करना ही ना पड़े, वो सैरोगेसी का सहारा ले रही हैं। उनको अपनी बॉडी बिल्कुल सही दिखानी है। हाँ। अपने लाइफस्टाइल को सही जीना है। ठीक है, मेरी बॉडी पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो सैरोगेसी का सहारा ले रही हैं। और उनके हस्बैंड भी उन चीज़ पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो निवारण क्या है इसका? निवारण ये है कि आप, मैंने आपको बोला कि आप डेली शिव जी की आराधना करो। शिव जी की आराधना आप 40 दिन तक करोगे आप, और महीने में एक बार आप रुद्राभिषेक करा कीजिए। रुद्राभिषेक करने से क्या होता है ना, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो संतान वृत्ति से हो, चाहे आपके करियर से ऊपर रिलेटेड हो, या आपकी कोई भी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड हो, बहुत ही निवारण मिलते हैं। और दूसरा, जैसे अंगूठी पहन ली या माला पहन ली या कड़ा कुछ पहन लिया, इनके पहनने से आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? आपके ग्रह नक्षत्र की दशा पे कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, मैंने ये पहन रखे। देखिए, हर दशा के अनुरूप ही सारे हमारी जितने भी ये रत्न होते हैं बदलते रहते हैं। रत्न पहनने से क्या होता है, लोग कहते हैं कि रत्न पहना मैंने, काम नहीं किया, आज पहन लिया और 15 दिन बाद कोई ऐसी जादू की झप्पी हो जाए और 15 दिन बाद मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता। रत्न की एक समय सीमा होती है। कोई भी रत्न आप पहनते हो, कम से कम 15-20 दिन लगते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होने में। अगर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो ये मान के चलो आप कि उस रत्न को आप उतार दो। ठीक है, उतार दो, क्योंकि वो आपके लिए सिद्ध नहीं हो पा रहा है। रत्न धीरे 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 प्रोग्रेस देता है। ठीक है ना, 20 दिन 25 दिन 30 दिन में आप देखोगे धीरे धीरे थोड़ा सा आपका काम बनने लगा। 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप देखोगे काम और अच्छा बनने लगा। ठीक है ना, कहते हैं कि पुखराज पहनते हैं लोग। ठीक है, अब पुखराज पहनने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि सोने की अंगूठी में पहनना, एक होता है चांदी की अंगूठी में पहनना। अब लोग पुखराज को धारण कर लेते हैं चांदी की अंगूठी में, गलत है। अच्छा, पुखराज को आप धारण करो सोने की अंगूठी में, वो जल्दी इम्पैक्ट करता है, जल्दी आपको उसकी चीज़ें मिलती हैं। आपने पुखराज सोने की अंगूठी में पहना और 2 महीने 3 महीने में आप देखोगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। अब आपने उसको पहन लिया चांदी की अंगूठी में, तो अब चांदी की अंगूठी में पहनने के लिए क्या होता है, सुनैला, पुखराज का सब्स्टिट्यूट होता है सुनैला। ठीक है, आप वो पहन सकते हो चांदी की अंगूठी में। ठीक है ना, अगर आपका बजट नहीं मैच कर पा रहा। ठीक है ना, और रत्ती का बहुत ध्यान देना पड़ता है। रत्ती जो होता है 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती। अगर आपने गलत रत्न पहन लिया तो उसका कोई गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है, या आपको रत्न पहनने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजी से पूछ के ही पहनना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हम रत्न पहनते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आने लगता है। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल में मूंगा पहन लिया, मूंगा मंगल का कारक होता है। ठीक है ना, मंगल दोष के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ भी होता है। ठीक है, तो मूंगा पहनते हैं, लाल मूंगा। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो लाल मूंगा आप पहनो, तो दबाव कम पड़ता है उस पर। अच्छा, अब आपने पहन लिया, पहनने के बाद क्या होता है, मूंगा होता है
ऊर्जावान। मंगल क्या है? ऊर्जा से भरपूर, जबरदस्त ऊर्जा है मंगल के अंदर। मंगल ग्रह में जबरदस्त ऊर्जा है, ठीक है। और आप उस ऊर्जा को आपने उस रत्न के तौर पे पहना। जब आपने रत्न के तौर पे पहना तो पहनने के बाद आप देख रहे होगे कि कई बार क्या होता है कि नींद ना आना, ठीक है, आपको रात में नींद नहीं आ रही, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, और काम नहीं कर पा रहे आप, ठीक है ना, कई चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल लॉस था वो पहले से और बढ़ गया। अच्छा, पहले से और बढ़ गया। पहले आप 2 लाख के कर्जे पे थे, पहनने के बाद 4 लाख के कर्जे पे हो गए। तो रत्न गलत इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि आपने सही एस्ट्रोलॉजर से इसकी जानकारी नहीं ली। कितने रत्ती का आपने रत्न पहनना है, नंबर 1, और किस दिन पहनना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर मंगलवार आप पहन लोगे। मंगलवार में भी आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा नक्षत्र है, किस समय है, ठीक है, और कौन सी वो एक शुभ जो एक कार्य होता है या शुभ हमारी एक तिथि होती है, उस तिथि में हम उस नक्षत्र को पहनेंगे और नक्षत्र पहनने के बाद उसका कैसे हमने पूजा पाठ करना है, ठीक है ना। जो काल सर्प दोष होता है वो वास्तव में दोष है या फिर क्या ज्योतिषियों का बनाया एक भ्रम है? देखो अब मैं खुद ज्योतिष हूँ, हाँ। ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ। तो अगर मैं ऐसी चीज़ बोलूँगा तो लोग कहेंगे यार, बट कालसर्प दोष ना मैं नहीं मानता। कालसर्प दोष होता है, अच्छा, ठीक है ना। और आज के टाइम में लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है, ठीक है ना। बच्चा पैदा हुआ नहीं, अरे इसकी कुंडली में तो कालसर्प दोष है। अच्छा, देखो जी, ये तो ज्योतिषों के एक चोचले हैं, ठीक है ना, उनका पैसा कमाने का एक सिद्धांत है, ठीक है ना, कि कालसर्प दोष है, इसकी आप ये पूजा कराओ, इतने रुपए की पूजा है, और इसका जो निवारण है वो उज्जैन में होगा। उज्जैन में आपने सुना होगा इसकी दोष के निवारण की पूजा होती है, ठीक है ना। वहाँ पे लोग जाते भी हैं, मैंने कई लोगों को भेजा भी है। भाई देखो, अब सबकी अपनी मान्यता है, ठीक है ना, मैं किसी की थिंकिंग बदल नहीं सकता। मैंने बहुत लोगों को भेजा है और लोगों ने वहाँ पूजा भी कराई है, पूजा कराने का उसका निवारण भी किया है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअल सिंगर भी हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? इसकी शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई, 2024 में। मैं बागेश्वर धाम जाता हूँ, आपने सुना होगा, बागेश्वर धाम तीर्थ स्थान है, खुजराहो छतरपुर में, मध्य प्रदेश में जो जगह पड़ती है। फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे, मुलाकात हुई जब, तो कंधे पे हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रखने के बाद उन्होंने बोला ऐसे ही चलते चलते कि भजन गाया करो। अच्छा, और चल दिए, तो मैं समझ नहीं पाया अच्छा कि क्या बोला। कहते ना कि शक्तियाँ हर किसी को समझ नहीं आती, ठीक है ना, वो उसी को समझ आती है जिसका काम, जिसका समय आने वाला है, ठीक है ना। और मैं कितना भी कुछ कहता जाऊँ, कितना भी कुछ बोलता जाऊँ, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। बट जब आपका सही समय आएगा ना, तो आपको महसूस हो जाएगा कि यार एक चीज़ तो बोली थी इन्होंने, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जब मैं घर आया, 1-2 महीने लग गए मुझे इस चीज़ पे। अपने आप ही एक मेरा फ्रेंड है, मिस्टर देशराज शर्मा, अच्छा, उसने मेरे को बोला कि एक मेरे पास ना बालाजी का भजन है और मैं लिख रहा हूँ, और अंतरा मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा काम और रह गया है। तो 10-12 दिन बाद वो मेरे पास आया, उसने अंतरा मुझे सुनाया, फिर 1-2 लाइनें हमने और तैयार करी। जब तैयार कर ली तो उसके बाद एक भजन बन गया, ठीक है, सन्यासी बाबा के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे वो सन्यासी बाबा की तपोभूमि है, वो बागेश्वर धाम, वहाँ पे 2.5 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ एक पैर पे खड़े होके सन्यासी बाबा ने किए थे। अच्छा। तभी वहाँ पे स्वयं ही हनुमान जी प्रकट हुए। अच्छा। और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो लोग आए उनके सभी के दुखों का निवारण हो। तो मुझे वहीं से एक प्रेरणा प्राप्त हुई, ठीक है। फिर मैंने गुरुजी को इसका पोस्टर भी दिया इस भजन का, जब मैंने रिलीज किया था। तो जब उन्होंने पोस्टर देखा, बढ़िया है, गाते रहो, ठीक है। तो यही एक होती है ना, किसी संत की आपकी कृपा होती है। तो क्या जो बागेश्वर बाबा की जो शक्तियाँ हैं
वो रियल में है? आपने कोई ऐसा चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखा वहाँ पे? शक्तियाँ तो रियल में हैं, सिद्धियाँ रियल में हैं, और आज के संत समाज में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप कभी मिले नहीं हो, किसी दिन आपको मिलने का मौका मिलेगा ना, आपकी वो पूरी, हम तो कुंडली से विवेचना करते हैं ना, मेरे पास आपका टाइम होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होती है, कहाँ पे आप जन्मे हो, तब मैं आपका प्रेडिक्शन करता हूँ ना कि आपका क्या चलेगा। आप उनके पास जाओगे ना तो आपको दूर से देख के बोल देंगे किससे लड़के आए हो, अच्छा, कितने बॉयफ्रेंड है, कितने गर्लफ्रेंड है, आगे क्या करोगे, ये चीज़ ऐसी होने वाली है, संभल के रहना, ठीक है ना, और ये अनहोनी घटना आपके साथ घटने वाली है। अच्छा, ऐसी सिद्धि है उनके पास। ओके। कई लोग बोलते हैं उनके पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है, तो आपने सुनी होगी, ठीक है ना, जो कान पे आके बोलती है। जैसे मैं गया, इसका नाम पवन है, वो कान पे आके बोलती है, ठीक है ना। मैं नहीं मानता ऐसी कोई सिद्धि, कर्ण पिशाचनी सिद्धि उन्होंने लिया। इंसान वो हैं, इंसान धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बट उनके अंदर जो शक्ति आती है ना, वो सन्यासी बाबा की आती है, क्योंकि उन्होंने ही सिद्धि प्राप्त की थी ना, वो सिद्धि ट्रांसफर हुई है आपके अंदर, तो समा गई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? वैज्ञानिक, देखो, साइंस की जहाँ पे समझ है ना, वो दूर हटके है। अच्छा। और जो विद्याओं की, आध्यात्मिक विद्याओं की समझ है ना, वो राइट है, साइंस की लेफ्ट है। दोनों को कभी जोड़ नहीं सकते आप। अच्छा, ठीक है ना। जहाँ पे आप सोचते हो, जहाँ पे आप सोचना बंद करोगे, वहाँ पे आध्यात्मिक सोच होगी। जहाँ पे आप सोचना शुरू करोगे, वहाँ पे साइंस की सोच होगी। मैं ये मानता हूँ। अच्छा, और दूसरा, वो एक अभी यात्रा निकाल रहे थे हिंदू धर्म बनाने की या हिंदू राष्ट्र बनाने की। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि उनका राजनीति में आने का प्रोपेगेंडा है? राजनीति में तो कभी नहीं आएंगे वो। जब उनका सारा कुछ चल रहा है ना, सब चीज़ें उनका चली रही हैं, आज के टाइम में कौन उनसे नहीं मिलना चाहता? राजनीतिक कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल भी नहीं करना चाहते। 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में मान दो 100 करोड़ हिंदू हैं। बिल्कुल है। एक रफ आइडिया ले लेते हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू में क्या आता है, हिंदू बटा हुआ है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बट गया है। उसको वो एकजुट कर रहे हैं। एकजुट करना क्या सही नहीं है? आप अपने परिवार में हो और आपके परिवार में 10 लोग हो, और 10 लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और आप परिवार के मुखिया हो, ठीक है। कल को कोई बाहर से आक्रमण हो जाए या कोई से ऐसी विपत्ति आ जाए, तो क्या आप एकजुट नहीं करोगे? लड़ने के लिए करोगे ना, बिल्कुल करोगे। तो ऐसे ही वो एकजुट कर रहे हैं। उनके पीछे ये नहीं है कि कोई आक्रमण होने वाला है, ये नहीं है। वो एकजुट कर रहे हैं कि धर्म के प्रति आप अपना सम्मान रखो, धर्म के प्रति आप अपना सद्भाव रखो। उनकी जो हिंदू एकता यात्रा है, अब नवंबर में फिर शुरू हो रही है, अगर आपने सुना होगा, दिल्ली से वृंदावन। अच्छा, ठीक है ना। वो यात्रा होगी। उस यात्रा में कई ऐसे पड़ाव होंगे, कई ऐसे संतों समागम होंगे, बीच में आएंगे संत, उनके साथ जुड़ेंगे, कई नेता, राजनेता उसमें जुड़ेंगे, और एक समुदाय को इकट्ठा करने की यात्रा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि बाबा के बिजनेस के पीछे वो डर का सहारा लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो बाबा होते हैं वो नए नए रूप दिखाते हैं, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। आप अगर नियमित अगर पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नियम, और आप इतनी दान दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। सच्चा एक अच्छा एक बाबा वो होगा जो आपको गाइड करेगा जीवन में, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, और किससे आपको बच के रहना होगा। और जिसको वाकई में जिसने सिद्धि प्राप्त की होगी, वही एक धर्म गुरु हो, चाहे हमारे बाबा हो, कोई भी हो, वही कामयाब होगा, और वही मार्गदर्शक दे सकता है जीवन के हर क्षेत्र में हमारे यंग जनरेशन को, ठीक है, कि आप इस लाइन पे चलो और इस लाइन पे ही आपका उद्धार होगा।
तो आज के पॉडकास्ट को आप कैसे समराइज करोगे और यूथ के लिए क्या संदेश आपका? पॉडकास्ट को समराइज तो मैं यही करूँगा कि ज्योतिष शास्त्र पे आप बहुत ध्यान दो और स्पिरिचुअली आप कनेक्ट रहो ईश्वर के साथ, क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ों के साथ चलोगे तो लाइफ में जो भी आपके साथ बुरा होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा सब कुछ टल जाएगा, 50% बुरा आपका टल जाएगा। और यूथ को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि क्लबों में जाना कम करो, पबों में जाना कम करो, ठीक है ना, ईश्वरीय शक्ति का स्मरण करना सीखो, पूजा पाठ करना सीखो और अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता से कोई बड़ा भगवान नहीं है, वही आपके सच्चे भगवान हैं। अगर आपने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया, गुरुओं का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो आपके कई जो ग्रह दोष है ना वो सब सुधर जाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।